वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 10। अब तक हमने एवोल्यूशन चैप्टर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें 9 सेक्शंस हैं एंड हर एक सेक्शन को मैंने इंडिविजुअली डिस्कस किया है। आज हम स्टडी करेंगे एक न्यू चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स। अब इसका रीज़न क्या है? एवोल्यूशन चैप्टर में आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, यूरे मिलर्स एक्सपेरिमेंट। इसकी फाइंडिंग्स क्या थी कि जो प्रिमिटिव अर्थ के कंडीशंस अगर रिक्रिएट करें तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं। सो मिलर्स के ऑब्जर्वेशन क्या थे? अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हुआ था। सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स दूसरों ने किए, उन्हें क्या क्या मिले? शुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट्स, फैट्स। एंड मीटियोराइट में भी हमें ये कंपोजिशन दिखता है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे कि ये लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स कैसे बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, ये है कनेक्शन इस चैप्टर में जाने का। गॉट इट? आप ये मत समझना कि मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ, मैं लॉजिकली कनेक्ट कर रही हूँ टॉपिक्स को। अगर आप बायोमोलिक्यूल समझ जाएं तो आप सेल को समझ पाएंगे एंड यहाँ से आप हेल्थ एंड डिजीजेस दोनों को अच्छे से समझ पाएंगे। एनटीए का सिलेबस आप देखें तो सबसे पहला टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स। तो अगर आप चैप्टर चेक करें तो जो फर्स्ट सेक्शन है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, यहाँ पर हम बेसिक मोनोमर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन कैसे एनालाइज किया जाता है। पीरियोडिक टेबल में आपने 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। अब इन एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है लिविंग सेल्स में, उनकी प्रेजेंस कॉमन है। टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा एक टेबल दिखेगा। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका परसेंटेज कितना ज़्यादा है ह्यूमन बॉडी में। हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ए लिविंग सेल? इसके लिए बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट है। लिविंग टिश्यू, आप कोई पीस ऑफ वेजिटेबल ले सकते हैं या पीस ऑफ लिवर, उसमें आप ऐड कीजिए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड देन मोटर एंड पेसल। इसमें हम ओखली जिसे हम कहते हैं, उससे हम उसे काफ़ी ऐसे रगड़ देते हैं ताकि सारे सेल्स ब्रेक होके उसके कंटेंट बाहर आ जाएं। अब उससे एक स्लरी बनती है, उस स्लरी को हम फिल्टर करते हैं। ऑब्वियसली सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं, कुछ एसिड में डिसॉल्व हो जाएंगे, उन्हें हम कहेंगे एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, एंड कुछ नहीं होंगे एसिड में डिसॉल्व, वो बन जाएंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। इन दो फ्रैक्शंस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा है, एंड यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट लेस दैन 800 डाल्टन, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ कलेक्ट होते हैं। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स में मेनली आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स। देखिए, लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट 800 से कम होता है, लेकिन फिर भी वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में कलेक्ट होता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही सिंपल है। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो इसीलिए वो इस फ्रैक्शन में नहीं कलेक्ट होंगे, वो यहाँ पर इकट्ठा होकर के यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ओके, देन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं। अब ये एक फ्लो चार्ट है जिससे कि आप एनालाइज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन ए सेल। लिविंग टिश्यू को डायरेक्टली हम मेजर करते हैं तो जो वेट आता है उसे कहते हैं वेट वेट। उसके बाद उसे ड्राई किया जाता है टिश्यू को। वाटर इवेपोरेट होने के बाद जो वेट होता है उसे ड्राई वेट कहा जाता है। इसके बाद टिश्यू को फुल्ली बर्न किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे CO2 में, एंड जो पीछे रह जाता है दैट इज कॉल्ड ऐश। ऐश एंड एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन की एलिमेंटल एनालिसिस से ये कंक्लूड किया गया है कि ये सब भी अवेलेबल होते हैं सेल के अंदर। इसी के बेसिस पे आप एक सेंटेंस एनसीईआरटी में देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट
इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन देम। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स ही हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, उनके अलावा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं सेल के अंदर। सो बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन है, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। अब सबसे पहले कैटेगरी आती है कार्बोहाइड्रेट्स। सो ग्लूकोज एंड राइबोज, ये दो एग्जाम्पल हैं सिंपल शुगर्स के। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप नोटिस करना, इसमें टोटल कार्बन कितने होते हैं, C6 है। सो यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। कार्बन नंबर 1, इसे 2, इसे 3, ये 4 है, ये 5 और यहाँ पर 6। 5 मीन्स दिस इज 5, ओके। So 6 carbon are present in glucose, and you have at this position, third position, the hydroxyl group is different in orientation. Okay. Ribose में all are facing down and the total number of carbon are C5. So again यहाँ पर numbering यहाँ से शुरू होगी, 1, 2, 3, 4 and this is fifth carbon. Okay. So ribose is an important sugar. It is component of nucleic acid. डीएनए में राइबोस का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, डीऑक्सीराइबोस। तो ये ऑक्सीजन बस हट जाएगा, ओके। सो ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए उसे डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है। सो ये दो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ग्लूकोज एंड राइबोस ड्रॉ करना आए एंड आप उसे इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सके। अब नेक्स्ट कैटेगरी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती है अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। सो देखिए, ये एक मीथेन का स्ट्रक्चर है, कार्बन है इसमें और 4 हाइड्रोजन हैं। अब सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का क्या मतलब होता है? अगर ये कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच्ड है, अगर आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डाल दीजिए, देन ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अमाइनो ग्रुप, एंड ये हाइड्रोजन के बदले एक आर ग्रुप आ जाता है जिसे हम साइड चेन कहते हैं। ये वेरिएबल होता है, हर अमाइनो एसिड का ये पार्ट अलग होगा और ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स सेम होंगे, इसलिए वो अमाइनो एसिड कहलाते हैं। द कार्बन विच इज एडजेसेंट टू द मेन फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। सो सारे अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। अब अमाइनो एसिड्स के ये जो दो ग्रुप हैं, अमाइनो एंड एसिड ग्रुप, ये दोनों आयोनाइजेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये सॉल्यूशन में होगा तो COOH ग्रुप अपना हाइड्रोजन उसको लूज कर देता है, तो उसे हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड अमाइनो ग्रुप विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। सो इस मॉलिक्यूल में दोनों चार्ज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बट नेट चार्ज कितना होगा? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट चार्ज हो जाएगा 0। अब एसिडिक पीएच में क्या होता है, ऑलरेडी सॉल्यूशन में इतने सारे प्रोटॉन्स हैं, सो ये ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को, अब ये बन जाएगा न्यूट्रल। सो नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज पॉजिटिव। अल्कलाइन पीएच में क्या होगा, सॉल्यूशन में प्रोटॉन्स के लेवल्स लो होते हैं अल्कलाइन में, सो अब क्या होगा, ये जो ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा सॉल्यूशन में। सो अब इसका चार्ज अभी न्यूट्रल हो गया, नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज नेगेटिव। सो देखिए, अलग अलग पीएच में चार्जेस डिफर करते हैं अमाइनो एसिड्स में। सो ये वाला जो फॉर्म है जिसमें दोनों चार्ज होंगे लेकिन नेट चार्ज 0 होता है, दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयोनिक फॉर्म। Zwitter ionic form is a molecule that contains both positive and negative charge yet is overall neutral. So अभी जो R ग्रुप था उसको कहते हैं वेरिएबल ग्रुप, इट इज द साइड चेन विच इज वेरिएबल। सो हर अमाइनो एसिड में R ग्रुप अलग होगा। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट है, द R ग्रुप इज H, ओके, R ग्रुप इज हाइड्रोजन। Alanine में R group is methyl group, and in serine it is hydroxymethyl. So see, rest of the structure is same,
इन ऑल थ्री, सिर्फ आर ग्रुप वेरिएबल है, इसे हम साइड चेन कहते हैं। इन 3 अमाइनो एसिड के अलावा और भी अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, बेसिक में लाइसिन आता है, और जो दो हैं वो है हिस्टिडिन एंड अर्जिनिन। न्यूट्रल में आपको वैलिन याद रखना है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है बायोकेमिस्ट्री में, तो ये आप अपने से करिए DIY। सारे स्ट्रक्चर्स अमाइनो एसिड्स के वो आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करना, रेगुलरली प्रैक्टिस करना, ताकि आपको 20 अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर बाय हार्ट हो जाएं। ये 4 कैटेगरीज हैं। नॉन पोलर अमाइनो एसिड में 9 अमाइनो एसिड्स आते हैं, पोलर अनचार्ज में 6, पोलर नेगेटिवली चार्ज में 2 एंड पोलर पॉजिटिवली चार्ज में 3। अब नेक्स्ट है लिपिड्स। इसमें देखिए लिपिड्स में आपको इतने सारे अलग अलग डाइवर्सिटी दिखेंगी। ग्लिसरॉल, देन फैटी एसिड, ग्लिसरॉल फैटी एसिड व्हेन दे आर एस्टरिफाइड they become glycerides, then glyceride with phosphate group is called phospholipid, and finally cholesterol is a big molecule, it has 4 different rings। सबसे पहले देखिए फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड इसका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है, अटैच टू आर ग्रुप। आर ग्रुप में 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन एटम्स हैं। सो फैटी एसिड्स सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हो। सो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है पामिटिक एसिड का। पामिटिक में टोटल 16 कार्बन्स होते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए जो टर्मिनल होगा वो मिथाइल ग्रुप होगा, इन बिटवीन जो होंगे वो मिथिलीन ग्रुप होंगे, तो उसे हम CH2 से शो करेंगे। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, वो है कार्बन नंबर 1। सो 1 प्लस 14 प्लस 1 टोटल इज 16। 16 कार्बन्स इन palmitic acid. दिस इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम्स हैं एंड स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, बट एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। देखिए 20 कार्बन्स हैं ये सारे, यहाँ पर मैंने लेबल किया है। हमेशा नंबरिंग यहाँ से होगी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। सो 1 2 3 4 5, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देन 8th पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 11th पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 14th पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अगर आप यहाँ से काउंटिंग कीजिए तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? जो 15th कार्बन है वो एक्चुअली 6 है। 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इसको ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कहा जाता है। एंड इसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो देखिए डबल बॉन्ड्स की पोजीशन है 5, 8, 11 एंड 14। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हैं 20 and it is called omega 6 polyunsaturated fatty acid, PUFA। PUFA वर्ड कार्डियोलॉजिस्ट बहुत यूज़ करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं ऐसे ऑयल कंज्यूम करने के या फिर ऐसे फिशेस या फूड प्रोडक्ट्स जिसमें PUFA हाई हो, तो हार्ट के लिए हेल्दी होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल, तो इसे कहा जाएगा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तीनों एंड ये बेसिकली एक प्रोपेन है, 3 कार्बन हैं इसमें। सो दिस इज ग्लिसरॉल। अब देखिए ग्लिसरॉल एंड उसमें एक फैटी एसिड अगर एस्टरिफाइड होगा, ग्लिसरॉल का OH ग्रुप द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जब दोनों कंबाइन होते हैं तो एस्टर बॉन्ड बनता है। अल्कोहल एंड एसिड विल फॉर्म एस्टर बॉन्ड। So glycerol and 1 fatty acid will give you monoglyceride. Glycerol plus 2 fatty acid, diglyceride. Glycerol plus 3 fatty acid is triglyceride. ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? अब मैं इसमें आपको ये स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। ये देखिए palmitic acid, palmitic acid, palmitic acid. दिस इज ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल का OH ग्रुप है ये सारा। तो इन दोनों में अभी क्या होगा, यहाँ पर ये कंबाइन होंगे तो H2O रिमूव हो जाएगा। ओके, तीनों में से। सो उसमें क्या होगा? H2 इज रिमूव्ड। अ ट्राइग्लिसराइड इज 1 glycerol esterified to 3 fatty acids।
ओके। एस्टरिफाइड का मतलब है बीच में एस्टर बॉन्ड है। तो अभी तक हमने ग्लिसरॉल देख लिया, फैटी एसिड देख लिया एंड ट्राइग्लिसराइड देख लिया। ये देखिए, ये ग्लिसरॉल की बैकबोन है, ये एस्टर बॉन्ड है, ये फैटी एसिड नंबर 1, 2 एंड 3, ट्राइग्लिसराइड। R1, R2, R3 आर फैटी एसिड्स, डिफरेंट फैटी एसिड्स। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, दे आर ऑल्सो ग्लिसराइड्स। ओके। जो कनेक्टिंग फैटी एसिड्स होंगे वो सैचुरेटेड होंगे, ऑयल्स में अनसैचुरेटेड होंगे। And due to unsaturated nature of oils, they have low melting point and they remain as oil. Oil means liquid form in winters. Example है gingerly oil. अब फोर्थ कैटेगरी आती है फॉस्फोलिपिड्स की। ये है स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का। व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्लिसरॉल बैकबोन, जिसमें कि 3 कार्बन्स हैं। These are fatty acids, okay, connected by ester bond to glycerol. ये है फॉस्फेट ग्रुप। तो अभी जो थर्ड फैटी एसिड था उसके बदले एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया एंड इसका भी जो कनेक्शन होता है वो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहलाएगा। एंड ये जो एडिशनल ग्रुप है दिस इज कोलिन। ओके, सो दिस इज फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। इसको हम फॉस्फोटाइडल कोलिन भी कह सकते हैं। लेसिथिन इज ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फोडाइडल कोलिन। तो इस तरह से आप याद रखना कि ये कोई अलग मॉलिक्यूल नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग नाम हैं। और इस तरह से आपको विजुलाइज करना चाहिए एक कॉम्प्लिकेटेड फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर को। ओके, आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि ये ग्लिसरॉल है, ये इसके फैटी एसिड्स हैं, ये फॉस्फो ग्रुप है और ये कोलिन है। एंड लास्ट में आता है कोलेस्टेरॉल। इसमें 4 रिंग्स आपको दिखेंगी। बस कभी अगर ये डायग्राम आ गया टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है न्यूक्लिक एसिड्स की। यहाँ पर देखिए, न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, एंड न्यूक्लियोटाइड एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसमें नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। What are nitrogen bases? They are carbon compounds with heterocyclic ring. हेट्रोसाइक्लिक रिंग मतलब रिंग में अगर कार्बन एंड नाइट्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो वो बन जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। सो ये 5 एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रोजन बेसिस के। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। सो 5 नाइट्रोजन बेसिस हैं टोटल। नाइट्रोजन बेसिस आर अटैच टू शुगर, तब वो कहलाएंगे न्यूक्लियोसाइड्स। एडेनिन विल बिकम एडिनोसिन, guanine will become guanosin, then thymine will become thymidine, uracil becomes uridine, cytosine becomes cytidine. And then nucleoside में जब phosphate attach होता है, it is esterified to the sugar, then the structure is called nucleotide. एंड इनके नाम बन जाएंगे अभी एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड। सो ये है स्ट्रक्चर्स नाइट्रोजन बेसिस के, एडेनिन एंड यूरासिल। एडेनिन एक प्यूरिन है, प्यूरिन में आपको 2 रिंग दिखेंगे एंड पिरामिडिन्स में सिंगल रिंग दिखेगा। ओके, देन न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? अब एडेनिन के साथ ये शुगर अटैच्ड है एंड यहाँ पर भी यूरासिल के साथ शुगर। तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड इज नाइट्रोजन बेस प्लस sugar plus phosphate group, nucleotide. So with this, we have ended the section 1 of this chapter. Tomorrow we will discuss primary and secondary metabolites. Thank you so much for watching my video. Take care of yourself.